नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट व ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड के लिए बनाया गया है, जो कि राजनीतिक विचारधाराओं के संदर्भ का पेपर है। उनके लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने लोकतांत्रिक समाजवाद या प्रजातांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम प्रजातांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल्यांकन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसमें लोकतांत्रिक समाजवाद के गुण दोषों पर चर्चा करेंगे। एक बार बिंदुवार हम लोकतांत्रिक समाजवाद के जो मूल सिद्धांत हैं उनके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि समाजवाद पूरा एक कार्यक्रम है, और यदि उसे प्रजातांत्रिक तरीके से क्रियान्वित किया जाए, प्रजातांत्रिक तरीका मतलब संवैधानिक, वैधानिक या शांतिपूर्ण तरीके से किए जाए तो वह प्रजातांत्रिक समाजवाद कहलाता है। समाजवाद की ही बहुत सारी विभिन्न विचारधाराएं आज विश्व में फैली और फली, कुछ समाप्त हो गई, लेकिन जैसे श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद, फेबियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी अगर देखा जाए तो मूल रूप से केवल चीन और रूस तक ही सीमित रहा। लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवाद आज के वर्तमान दौर में संपूर्ण विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक समाजवाद को देखा जा सकता है, और ये समाजवाद का वह रूप है जिसमें प्रजातांत्रिक तरीकों से इसको स्थापित या और क्रियान्वित किया जाए। अब जो इनके मूल सिद्धांतों का बात करते हैं तो उसमें पूंजीवाद का विरोध ये समाजवादी प्रजातांत्रिक समाजवादी लोग करते हैं, समाजवादी भी करते हैं, लेकिन समाजवादी पूरी तरह से पूंजीपतियों उसकी पूंजी छीनकर गरीबों में या निर्धनों में बांट देते हैं, जो कि न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ये उस तरह से पूंजीवाद का विरोध प्रजातांत्रिक समाजवाद तो नहीं करता है। ये हिंसा के प्रयोग के द्वारा पूंजीपतियों से पूंजी को हड़पने का काम प्रजातांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांतों में नहीं है। दूसरा जो इनका मूल सिद्धांत है वो साम्यवाद का विरोध इन्होंने किया है, क्योंकि साम्यवाद भी वर्ग संघर्ष और हिंसा और क्रांति पर आधारित है, जबकि प्रजातांत्रिक समाजवाद समाजवाद का वह कार्यक्रम है जो प्रजातांत्रिक तरीकों के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। तीसरा जो मूल सिद्धांत वो बताया था पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा करी थी, वो है सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर, जो कि समाजवाद का मूल सिद्धांत भी है और प्रजातांत्रिक समाजवाद का भी मूल सिद्धांत है। सर्वाधिकारवाद का विरोध व प्रजातंत्र के पोषक, ये तानाशाही या फासिज्म या नाजीवाद या सर्वाधिकारवाद, इनका विरोध करके प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था की बात में विश्वास करते हैं, उसके पोषक हैं। अगले जो मान्यता इनकी थी वो स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों में इनका विश्वास प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा में है। राज्य को लोक कल्याणकारी मानते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, सामाजिक व आर्थिक समानता से पहले राजनीतिक समानता के लिए जरूरी है, यानी कि राजनीतिक समानता से पूर्व
लोकतांत्रिक समाजवादी सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करते हैं, क्योंकि यदि सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है या राजनीतिक समानता का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रजातांत्रिक समाजवादी राजनीतिक समानता से पहले सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करते हैं। धर्म व नैतिकता पर आधारित ये सिद्धांत है। वर्ग संघर्ष के स्थान पर यह वर्ग सामंजस्य में विश्वास करने वाली विचारधारा है। अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण का समर्थन करती है प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा। यह सहमति से क्रांति या बदलाव, क्रांति शब्द शायद थोड़ा सा विद्रोह का लगता है, इसलिए वो सहमति और जो बदलाव है वो सहमति के आधार पर बदलाव चाहते हैं। सामाजिक चेतना के आधार पर परिवर्तन लाना चाहते हैं, न कि हिंसा, दमन या क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा। यह विचारधारा मानवतावादी है और यह निजी संपत्ति का विरोध नहीं करने वाली विचारधारा है। तो ये संक्षेप में हमने पहले के वीडियो में जो हमने बात करी थी प्रजातांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांतों की, उनका थोड़ा सा अध्ययन मैंने पुनः ब्रीफ के रूप में समझा है। अब हम आज के वीडियो जो कि प्रजातांत्रिक समाजवाद का मूल्यांकन है, इसके गुण दोषों पर जो बात है उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद गुण दोषों का मिश्रण है, क्योंकि हर चीज़, हर वस्तु या हर व्यवस्था में गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं। किसी भी व्यवस्था में गुण ही गुण नहीं होते या किसी भी व्यवस्था में दोष ही दोष या कमियां ही कमियां नहीं होती। इसलिए ये गुण दोषों का मिश्रण है। जिन आधारों पर इसे आज विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा बना दिया है, उसके आधार पर इसकी प्रशंसा की जाती है तथा जिन आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है वो इसके अवगुणों में माने जाते हैं। हम सबसे पहले प्रजातांत्रिक समाजवाद के गुण या जो इसके महत्व के बारे में बताया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर आधारित विचारधारा है। यह सारे समाज का कल्याण चाहता है, किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग का नहीं। प्रजातांत्रिक समाजवाद की जो पहला गुण है वो यह है कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण की विचारधारा है। यह सारे समाज का या सारी मानव जाति का कल्याण चाहती है, न कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग का। दूसरा जो गुण है, इसमें न तो पूंजीवाद के दोष हैं और न ही साम्यवाद के। प्रजातांत्रिक समाजवाद में न तो पूंजीवाद के दोष हैं और न ही साम्यवाद के। यह व्यक्ति को पूंजीवाद के शोषण, अत्याचार और असमानता से मुक्ति दिलाने वाली विचारधारा है और साम्यवाद की निरंकुशवाद, एकतंत्रवाद और सेंसरवाद से भी मुक्ति दिलाने वाली विचारधारा है। नंबर 3 जो इसके गुणों में या महत्व के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व देता है और उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने वाली विचारधारा है। आर्थिक सुरक्षा के साथ यह व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि स्वतंत्रता भी प्रदान करने वाली विचारधारा है। चौथा जो गुण है वो यह है कि यह व्यक्ति के हितों और समाज के हितों में संतुलन बनाए रखना चाहती है या बनाए रखती है। यह न तो व्यक्ति की रक्षा के लिए समाज की उपेक्षा करता है और न ही समाज के लिए व्यक्ति को बलि देता है। यह विचारधारा, प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा, व्यक्ति के हितों और समाज के हितों में संतुलन बनाए रखती है। यह न तो व्यक्ति की रक्षा के लिए समाज की उपेक्षा करने वाली विचारधारा है और न ही समाज के लिए व्यक्ति की बलि या उसकी बलिदान की बात करने वाली विचारधारा है। ये दोनों को संतुलित हित बनाए रखने वाली विचारधारा
के रूप में इस विचारधारा को मान्यता मिली है। ये इसका महत्व है, ये इसका गुण है। यह पांचवी और अगले जो विषय गुण है वो है, यह उद्योगों को लाभ का साधन नहीं मानने वाली विचारधारा है, बल्कि सामाजिक सेवा की पूर्ति का साध्य मानने वाली विचारधारा है। प्रजातांत्रिक समाजवादी जो विचारधारा है, उद्योगों को लाभ का साधन नहीं मानने वाली विचारधारा है, बल्कि ये मानव सेवा या सामाजिक सेवा की पूर्ति का साधन मानने वाली विचारधारा है। नंबर 6 जो इसका महत्व है या गुण है वो ये है कि यह आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहने वाली विचारधारा है। आर्थिक सत्ता कुछ लोगों के हाथ में ही ना रहे या कुछ लोगों के हाथ में ही पूंजी का संचय ना रहे, ये उसका विकेंद्रीकरण चाहती है। यह निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं चाहने वाली विचारधारा है, लेकिन पूंजी का केंद्रीकरण भी नहीं चाहती है। यह पूंजी की या विकेंद्रीकरण करने वाली विचारधारा है या आर्थिक सत्ता को विकेंद्रित करती है। विकेंद्रीकरण का अर्थ हुआ कि ये पूंजी को एकत्रित होने से रोकने वाली विचारधारा है और लोगों में भी इसका वितरण हो पूंजी का या आर्थिक सत्ता का, ऐसी विचारधारा प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा है। अगला जो गुण है वो यह है कि यह समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हिंसा या बल प्रयोग को आवश्यक नहीं मानता, वरन वांछित समाज की स्थापना, वांछित मतलब समानता पर आधारित समाज की स्थापना शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों द्वारा ही करने के पक्ष में है। यह विचारधारा प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हिंसा और बल प्रयोग का सहारा नहीं लेती है। कुल मिला के यह है कि पूंजीपतियों से उनके पूंजी को वर्ग संघर्ष के आधार पर या मजदूरों के या सर्वहारा वर्ग के आधार पर उनसे संघर्ष करके उनकी पूंजी को छीनना, ऐसा करके सामाजिक समानता की व्यवस्था स्थापित करने का विरोध करने वाली विचारधारा है। यह सामाजिक व्यवस्था की और समानता की बात करता है, लेकिन हिंसा और बल प्रयोग के द्वारा नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों द्वारा ही समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने की बात करने वाली विचारधारा है। अगला जो गुण है वो ये है कि यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में विश्वास करती है और आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाकर समस्त जनता के कल्याण में कार्य करना चाहती है। ये राज्य द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य करने की जो अवधारणा है उस पर विश्वास करने वाली विचारधारा है और आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाकर समस्त जनता के कल्याण के कार्य राज्य के द्वारा करने के पक्ष में अपने विचार रखने वाली विचारधारा लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक समाजवाद का महत्व या गुण है। प्रजातांत्रिक समाजवाद ने समाजवाद को कमज़ोर या शिथिल कर दिया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद ने साम्यवाद को कमज़ोर या शिथिल कर दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ साम्यवाद ने पूंजीपतियों का धन हड़प कर वर्ग संघर्ष के आधार पर, हिंसा और क्रांति के आधार पर जो पूंजीपतियों से उनकी पूंजी का अपहरण कर लिया था या छीन लिया था, और फिर कहीं सर्वहारा वर्ग की या वर्ग विहीन राज्य विहीन और असमानता विहीन जो समाज की स्थापना की बात साम्यवाद के द्वारा की गई थी, उसको प्रजातांत्रिक समाजवाद ने अपने मौलिक गुणों और मौलिक सिद्धांतों के आधार पर उसको कमज़ोर
और शिथिल कर दिया है, क्योंकि प्रजातांत्रिक समाजवाद मानवीय दृष्टिकोण को मानने वाली मानवतावादी विचारधारा है और यह निजी पूंजी का विरोध न करते हुए सामाजिक समानता की व्यवस्था केवल शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों के द्वारा करने वाली व्यवस्था है, जो कि साम्यवाद की भी व्यवस्था मानी जा सकती है। लेकिन साम्यवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद में अंतर साधनों का है। साम्यवाद के साधन अन्यायपूर्ण तरीके से क्रांति द्वारा, बल प्रयोग, हिंसा, अन्याय द्वारा, और प्रजातांत्रिक समाजवाद में जो साधन है वो शांतिपूर्वक उनको नैतिक आचरण में उनको सुधार कर और सामाजिक चेतना और अनुनय विनय के आधार पर राज्य द्वारा उनको स्थापित करने पर जोर देती है। और अंतिम जो गुण या इसका महत्व है लोकतांत्रिक समाजवाद का, वो यह है कि यह राष्ट्रीयकरण के दोषों से भी परिचित है तथा उनको दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। राष्ट्रीयकरण के दोषों से अभिप्राय यह है कि जो कट्टर राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसकी आलोचना लोकतांत्रिक समाजवाद के द्वारा की गई है और उनको दूर करने के लिए ये प्रयत्नशील भी है। नौकरशाही में जो लाल फीताशाही के दोष आ गए हैं उनको दूर करने के लिए ओम्बड्समैन जैसी संस्थाओं का विकास किया गया है। भारत में भी लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं का विकास हुआ है। कुल मिला के जितने भी अवगुण हैं या जितने भी विचारधाराओं में जो दोष हैं, कमियां हैं, उनको समाप्त करके लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा समाप्त करने के लिए, उन कमियों को समाप्त करने या मिटाने या हटाने के लिए केवल शांतिपूर्ण और सामाजिक चेतना, अनुनय विनय और संवैधानिक साधनों के द्वारा ही उनमें परिवर्तन लाकर समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने वाली विचारधारा है। ये इसके मूल गुण हैं या इसके महत्व हैं। अब इसका दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद की जो विचारधारा है उसका दूसरा पक्ष मूल्यांकन के रूप में उसके दोषों के या कमियों के बारे में है। जो पहला दोष इसका माना जाता है कि यह विचारधारा किसी ठोस सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह न तो पूर्णतया प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत पर आधारित है और न ही पूर्णतया समाजवादी सिद्धांत पर। रेमिडियर ने कहा है कि यह सिद्धांत के बिना समाजवाद पतला हो गया है और वह अपने शक्ति खो बैठा है। ये इसकी पहली आलोचना का बिंदु है कि यह इसका कोई ठोस सिद्धांत नहीं है या मौलिक कोई सिद्धांत पर आधारित ये व्यवस्था नहीं है। यह न तो पूर्ण रूप से प्रजातंत्र है के मूल सिद्धांतों पर आधारित है और न ही पूर्णतया समाजवादी सिद्धांतों पर। ये समाजवाद और प्रजातंत्र का एक पूरक सिद्धांत है। ये हमने इसके अर्थ और परिभाषाओं में भी हमने इसका समझा था कि ये लोकतांत्रिक समाजवाद प्रजातंत्र और समाजवाद का मिश्रण है और ये व्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। अगली जो आलोचना का बिंदु है वो बताया है यह विचारधारा विरोधाभासी है। E.M. बर्न्स ने कहा है कि प्रजातंत्र व समाजवाद को अलग अलग रूप में न तो प्राप्त किया जा सकता है परंतु दोनों का मिश्रित रूप प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन दोनों में से किसी एक को ही अपनाया जा सकता है। ये इसका E.M. बर्न्स ने इसकी कमी या इसकी आलोचना में ये बात कही है। तीसरा, यह विचारधारा समाजवाद न रहकर राज्यवाद में परिवर्तित हो जाती है।
लोक कल्याण के नाम पर राज्य के हाथों में अत्यधिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, जिससे राज्यवाद के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और इसको डार्विन ने अपने शब्दों में कहा है कि योजना कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंध है और उसका मुख्य परिणाम प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर एकाधिकार की स्थापना है। ये इसकी तीसरी आलोचना का बिंदु डार्विन के शब्दों में बताया गया है कि राज्य के हाथ में सत्ता आने का सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है और उसमें योजनाओं का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंध ही रहता है और प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर वो एकाधिकार की स्थिति बन जाती है। लोकतांत्रिक समाजवाद का दोषों में ये चीज़ बताई गई है। नंबर 4 पे जो इसकी आलोचना के बिंदु के रूप में जो बात कही गई है वो ये है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद में जैसे जैसे राज्य की शक्ति में विस्तार होता जाता है वैसे वैसे नौकरशाही की शक्ति का विस्तार होता जाता है, क्योंकि व्यवहार में राज्य की शक्तियों का प्रयोग नौकरशाही द्वारा ही किया जाता है, जिसमें भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही नौकरशाही की कार्यविधि के अनिवार्य अंग बताए गए हैं। आलोचकों ने जो प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा की आलोचना का जो कारण बताया वो है राज्य की शक्ति का विस्तार होना और असल अमली जामा पहनाने का काम राज्य की शक्ति का कार्य उसके अधिकारी या उसके नौकर करते हैं और प्रयोग यथार्थ में उनका प्रयोग नौकरशाही द्वारा किया जाता है, तो भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को नौकरशाही के अनिवार्य अंग इसके आलोचक मानते हैं। और अंतिम आलोचना का जो बिंदु बताया गया है वो ये है कि यह अधिक आय पर कर लगाने के पक्ष में है, किंतु यदि बहुत अधिक कर लगाए गए तो लोगों को करों की चोरी की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है या उसमें करों की चोरी की जाती है। ये इनका आलोचना का कारण बताया है। लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्ष और विपक्ष या गुण और दोषों की विवेचना के बाद हम निष्कर्ष रूप में अगर लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं तो इसको महत्व कितना है, क्यों है, इसके बारे में हम निष्कर्ष रूप में अध्ययन करते हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद की इन सभी आलोचनाओं का सैद्धांतिक दृष्टि से ही कुछ महत्व है। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, हमारे पास प्रजातंत्र के समान ही प्रजातांत्रिक समाजवाद का कोई विकल्प नहीं है। जैसे प्रजातंत्र का हमारे सामने या हमारे पास प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली का कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, उसी तरह से प्रजातांत्रिक समाजवाद का भी हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चाहे इसकी कितनी भी आलोचना की जाए, कितनी भी इसकी कमियां बताई जाएं, और महत्व के रूप में हम कह सकते हैं कि जो भी कमियां या आलोचना की गई हैं वो सैद्धांतिक दृष्टि से ही कुछ महत्व रखती हैं, व्यवहार में उनका ज़्यादा महत्व नहीं है। वस्तुतः समाजवाद व प्रजातंत्र में वही संबंध है जो हवा व श्वास में, ईंधन व आग में, जीवन व प्रेम में, पिता व पुत्र में। जिस प्रकार हवा के बिना श्वास नहीं लिया जा सकता, जिस प्रकार ईंधन के बिना आग नहीं जल सकती, जिस प्रकार जीवन के बिना प्रेम नहीं हो सकता, जिस प्रकार पिता के बिना पुत्र नहीं हो सकता, उसी तरह से प्रजातंत्र और समाजवाद के संबंध आपस में माने गए हैं कि समाजवाद के बिना प्रजातंत्र नहीं हो सकता और प्रजातंत्र के बिना समाजवाद की मौलिक सिद्धांतों की पालना या उसको कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता। समाजवाद का उद्देश्य समानता है और प्रजातंत्र का उद्देश्य स्वतंत्रता है।
सही मायने में समानता व स्वतंत्रता को पृथक करके नहीं देखा जा सकता। समानता और स्वतंत्रता या लोकतंत्र व समाजवाद दोनों ही व्यक्ति के विकास की अनिवार्य शर्तें हैं। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है, या एक दूसरे का अस्तित्व व्यर्थ है। प्रजातंत्र व समाजवाद एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मानव की अधिक से अधिक भलाई व कल्याण करना और विषमता रहित समाज की स्थापना करना। प्रजातांत्रिक समाजवाद के दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। यह सरकार के आलोचनात्मक और उत्तरदायी स्वरूप पर बल देता है। यह सैनिकवादी, अधिनायकवादी और सेंसरशिप जैसी प्रवृत्तियों को संसद द्वारा नियंत्रित करता है। संक्षेप में यह अतिवादी प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है। इतना ही नहीं, यह विकासवादी, प्रजातांत्रिक, संवैधानिक साधनों जो कि शांति के प्रतीक हैं पर जोर देने वाली विचारधारा है। यह विरोधियों का सफाया नहीं करती, बल्कि उनसे समझौता करने वाली विचारधारा है। यह परिवर्तन जनमत के आधार पर, जन चेतना के द्वारा, विवेकपूर्ण योजनाओं द्वारा और क्रांति, हिंसा या तूफान के द्वारा नहीं, बल्कि जनजागृति, विवेकपूर्ण योजनाओं, राजनीतिक योजनाओं और जन सहमति के द्वारा आपसी विरोधियों के साथ आपसी समझौते की बात करने वाली विचारधारा है, जिसका कोई विकल्प आज तक किसी भी विचारधारा के पास नहीं है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की कार्यनीति का वर्णन द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की बर्न बैठक के प्रस्ताव में स्पष्ट होता है। यह प्रस्ताव ब्रेंटिंग प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। समाजवादी समाज जब तक निश्चित रूप से स्थायी नहीं हो सकता, तब तक प्रजातंत्र व स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आश्रित न हो, अर्थात समाजवाद की स्थापना केवल प्रजातांत्रिक कार्यक्रम द्वारा ही हो सकती है। और यही इसके महत्व का कारण है। और वर्तमान में लगभग सभी राष्ट्रों द्वारा, विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा इस विचारधारा को अपनाया जा रहा है, जिससे कि मानव का या समाज में समानता और स्वतंत्रता की स्थापना हो सके, और वो बिना किसी क्रांति, हिंसा या वर्ग संघर्ष नहीं, बल्कि वर्ग सहमति, समाज की सहमति के द्वारा एक लोक कल्याणकारी राज्य की योजनाओं के माध्यम से अपने उद्देश्यों को, जो कि समाजवादी विचारधारा के उद्देश्य थे, उनको पूरा कर सके। धन्यवाद। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी दूसरी राजनीतिक विचारधारा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, और बाहर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। एक बार पुनः आपका सभी का धन्यवाद।